बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी के फिजिक्स के लेक्चर नंबर 5 में आप सबको वेलकम करते हैं। बच्चे, जो पिछले हमारे पास 4 लेक्चर्स थे उसके अंदर हमने सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज को और फिजिकल क्वांटिटीज की फिर हमने 3 टाइप्स पढ़ ली थी। स्केलर थे, वेक्टर्स थे और टेंसर थे। ठीक है। फिर वेक्टर्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। कल हमने पढ़ भी लिया था। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी 3 किस्म के थे, जिसके अंदर हम जहां पर रह रहे हैं तो हम स्पेस में रह रहे होते हैं। बच्चे, स्पेस से मुराद ये होता है कि हमारी लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी हुआ करती है। ठीक है। तो हम अपनी वेक्टर की जो इंफॉर्मेशन है वो 3 कोऑर्डिनेट से दिया करते हैं, एक्स वाई जी के साथ। लेकिन इसी एमडीकेट का जो सिलेबस है इसके अंदर हम जेड को जरा साइलेंट पे रख देते हैं, हम सिर्फ एक्स और वाई के अंदर जो है ना काम चला रहे होते। फिर इसी से हमने पोजीशन वेक्टर निकाले थे। पोजीशन वेक्टर बेसिकली हर वेक्टर को एक्सप्लेन कराता है, हर वेक्टर की बच्ची पोजीशन डिफाइन करवाता है। अब पोजीशन वेक्टर एक जर्नल वेक्टर है, ये फोर्स के लिए भी हो सकता है, ये वेलोसिटी के लिए भी हो सकती है। ठीक है बच्चे। फिर उसी पोजीशन वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड निकाला था। पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बाद हमने उसका यूनिट वेक्टर निकाला था और उसके बाद हमने डिफरेंट केसेस से वेक्टर्स को बच्चे ऐड अप कर लिया था। ठीक है। आज जो हमारे पास एमडीकेट का जो सिलेबस है इसके अंदर है बच्चे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। बहुत इंटरेस्टिंग बच्चे बातें हैं इसके अंदर। फिर वही हम बात स्टार्ट लेंगे बच्चे। बच्चे, बुक्स ले ली आपने, वो बूम सीरीज वाले? जी बच्चे, उस्मान को तो आपने कहना है, लेकिन आपका अपना काम है बच्चे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना इस लेक्चर का कोई फायदा ही नहीं है, ये सिर्फ थ्योरी बेस होती है। ठीक है। चले चले। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स मतलब आपने किसी के अंदर इसको टच भी किया होता है। मैं जस्ट यहाँ पर आपको ये समझाऊंगा कि हमेशा सेम फिजिकल क्वांटिटीज ऐड अप हुआ करती है। मतलब फोर्स कभी वेलोसिटी में जमा नहीं हो सकता है, हमेशा वेलोसिटी वेलोसिटी में जमा होगा, फोर्स फोर्स में जमा होगा, लेकिन फोर्स वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। अब फोर्स जो है ना बच्चे, फोर्स वेलोसिटी के साथ दो सेंस में मल्टीप्लाई हो सकता है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हो, समझ बात क्या आ रही है, इस तरह भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और दोनों की डायरेक्शन हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इस सेंस के अंदर भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है बच्चे। तो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर से मुराद क्या होता है कि जब आप दो वेक्टर्स हैं, ये हमारे पास एक ए है बच्चे, ठीक है, और इसी के साथ हम बी को क्या करते हैं, इस सेंस में मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये इस वक्त दोनों वेक्टर्स, अगर मैं डायग्राम के लिहाज से चलूं तो ये मल्टीप्लाई को सेटिस्फाई नहीं करता है। किसको सेटिस्फाई करता है? ये एडिशन को करता है। क्यों बच्चे? हेड टू टेल रूल है। तो हमेशा बच्चे आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि ये वेक्टर इस वक्त मल्टीप्लाई हो रहे हैं या एड अप हो रहे हैं। तो ये आपके पास ए प्लस बी बना रहे हैं, ये इस वक्त बच्चे आपके पास एड अप वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर हमने मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई के लिए आप क्या करेंगे, ये आपका ए है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है बच्चे, ये इस वक्त बी है। देखें बी। अब बी को अगर मैं लू ना बच्चे तो मैं इस अंदाज के अंदर भी ले सकता हूं, ये देखें, ले सकता हूं ना। और मैं इस वक्त ए को जब बी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा ना ये, तो मैं इस अंदाज के साथ भी ले सकता हूं। ये आपके पास बी बड़ा है, सॉरी बी छोटा है ए से, और इस वक्त बी मैंने क्या कर लिया है, बड़ा ले ली है। तो ये दोनों वेक्टर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और वेक्टर की जो आपके पास मल्टीप्लीकेशन होती है, मल्टीप्लीकेशन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड कर रही होती है। समझ तो आ रही कि नहीं आ रही? मतलब इस वक्त अगर आप ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
तो नया जो फिजिकल क्वांटिटी है वो चेंज हो जाएगी, वो कोई नई फिजिकल क्वांटिटी अराइज हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी बोलेंगे। तो मैं इसको क्या कहता हूं बच्चे, कोई सी कह देता हूं। अब सवाल मेरा आपसे यही है कि क्या मैं इस सी के ऊपर एरो डाल सकता हूं? क्यों? डाल भी सकता हूं, नहीं भी डाल सकता, मतलब वो डिपेंड करता है कि इस बी की डायरेक्शन ए के साथ किस अंदाज में है। बात समझ तो आ रही है ना? दो केसेस हो सकते हैं, या तो वो आपके पास फेज में होंगे, मतलब एक ही प्लेन में होंगे, या तो आपके पास क्या होंगे, आउट ऑफ मतलब फेज होंगे, मतलब एक एक्स में होगा, दूसरा किस में होगा, वाई में होगा। एक आपके पास वाई में होगा, एक किस में होगा, जेड में होगा। एक जेड में होगा, एक किस में होगा, एक्स में होगा। तो आपकी जो यहां पर डेफिनेशन बनेगी, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर से मुराद जब दो वेक्टर्स, अब दो वेक्टर्स सेम हो सकते हैं, क्या वेलोसिटी वेलोसिटी मल्टीप्लाई हो सकती है जी? क्या वेलोसिटी वेलोसिटी मल्टीप्लाई हो सकती है? हो सकती है, मतलब सेम वेक्टर भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। जब आप पढ़ते हैं ना काइनेटिक एनर्जी, तो वहां पर क्या है, हाफ एम स्क्वायर है। अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करूंगा कि देखिए हाफ एम स्क्वायर है, देखिए हाफ एम स्क्वायर है, तो जो इससे काइनेटिक एनर्जी है, ये भी आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि जब भी वेक्टर के साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या आता है, वेक्टर ही आता है। तो आपसे सवाल यही है कि इस वक्त मास स्केलर है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है, तो क्या काइनेटिक एनर्जी वेक्टर रहेगी या स्केलर रहेगी? स्केलर। क्यों स्केलर रहेगी बच्चे? क्योंकि ये सेंस हमने यहां पर अब सीखना है। समझ तो आ रही है? तो आपके पास क्या है कि जब दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होकर एक नई फिजिकल क्वांटिटी आपको दे दे, तो इस मल्टीप्लीकेशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बोलते हैं। बात क्लियर हो गई है? गुड। तो डिफाइन कैसा होगा हमारे पास, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स टू रिजल्ट ऑफ न्यू फिजिकल क्वांटिटी। अब ये जो आपके पास न्यू फिजिकल क्वांटिटी आएगी, ये देखिएगा बच्चे, ये न्यू फिजिकल क्वांटिटी जो आएगी ना, जिसको हमने सी कह दिया है, ये अब आपके पास क्या है, प्रोडक्ट को ग्रुपिंग करवाएगी उसकी। अगर ये नई फिजिकल क्वांटिटी आपके पास क्या है, स्केलर आती है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे। और अगर ये नई क्वांटिटी क्या है, वेक्टर आती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? इसके अंदर बड़ी मजे की बातें आज सीखनी है। क्लियर हो रही है ना? तो स्केलर से मुराद ये है कि जब दोनों वेक्टर फेज में हो, एक ही प्लेन में हो, मतलब दोनों एक्स में हो, या दोनों आपके पास वाई में हो, या दोनों आपके पास क्या हो, जी में हो, तो नई क्वांटिटी क्या होगी, वो डायमेंशन लेस बन जाएगी, सॉरी वो आपके पास डायरेक्शन लेस बन जाएगी, डायरेक्शन उसकी खत्म हो जाएगी। हालांकि दोनों वेक्टर्स होंगे, दोनों वेक्टर होंगे, लेकिन वो दोनों इस सेंस से मल्टीप्लाई होंगे कि वो क्या कर देंगे, डायरेक्शन खत्म हो। अब ये क्यों खत्म होगी, देखेंगे उसकी बात, ठीक है? तो यहां पर जो इसकी कंडीशन है कि ए एंड बी मस्ट बी इन फेज, ये क्या होनी चाहिए, एक ही फेज में होनी चाहिए, एक ही प्लेन में होनी चाहिए, ठीक है? लेकिन यहां पर क्या होना चाहिए, ए और बी को क्या होना चाहिए बच्चे, आपके पास आउट ऑफ फेज, मतलब 90 के एंगल के डिफरेंस के साथ उनको मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है? तो हम इसको जरा एक्सप्लेन करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट, एसपी का मतलब क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट से मुराद ये होता है कि आपके पास ए क्या है, इधर है, और बी की जो टेल है वो भी उसके साथ होनी चाहिए। ये मल्टीप्लीकेशन कंडीशन है कि दोनों वेक्टर की टेल्स को आपस में मिलना चाहिए, इस सेंस में भी और इस सेंस के अंदर भी, ठीक है? तो यहां पर क्या होगा, जब ए और बी मल्टीप्लाई होगा,
ए और बी जब मल्टीप्लाई होगा तो इसके ऊपर भी मुझे एरो डालना है, इधर भी मुझे एरो डालना है, तो यहां पर क्या होगा, सी होगा। अब ये सिर्फ मल्टीप्लीकेशन नहीं है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये वेक्टर मल्टीप्लीकेशन है। तो वेक्टर मल्टीप्लीकेशन से आपके पास जब स्केलर क्वांटिटी आ रही है तो हम दरमियान में क्या लगा देंगे, डॉट लगा देंगे। ये डॉट बेसिकली इसको क्या बना देता है, डॉट प्रोडक्ट, या इसको क्या बोलते हैं बच्चे, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। समझ तो आ रही है। अब सवाल आपसे मेरा यही है कि लेट्स सपोज अगर हम क्या करते हैं कि ये ए है और बी ने क्या किया है, इस वक्त ए के साथ क्या कर लिया है, कुछ एंगल बना लिए, बन सकता है ना, इसमें तो कंडीशन तो नहीं है। तो इस ए और बी से स्केलर आएगी या वेक्टर आएगा, ए और बी इस वक्त मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनसे आपके पास इस वक्त स्केलर क्वांटिटी आएगी या वेक्टर क्वांटिटी आएगी, सवाल है। स्केलर नहीं आ सकती, क्या आएगा फिर, ये तो बच्चे कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन के लिए आपके पास या तो फेज में होना चाहिए या आउट ऑफ फेज, मतलब 90 के साथ होना चाहिए। तो ये तो कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, शाबाश, इसके लिए बच्चे हम कंडीशन बनाएंगे, हम इस बी के कंपोनेंट बनाएंगे, कल हमने सीख लिया था, ठीक है बच्चे। तो आप क्या करेंगे, शाबाश, इसका जो एक कंपोनेंट है वो क्या होगा, ये बन जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, शाबाश, बी काज, कल बताया था आपको है, और एक क्या बन जाएगा यहाँ पर, बी साइन बन जाएगा। इस वक्त आपका ये जो बी है अब खत्म हो चुका है, मतलब ये है कि अगर हम इसको ए बना ले तो इस वक्त आपका एक बी क्या है, ये बन चुका है, बी साइन बन चुका है, और एक आपका बी जो है वो बी कॉस थीटा बन चुका है। बात क्लियर तो हो गई है ना। अब देखें इधर भी इसका क्या है, टेल इसके टेल से मिल रहा है, और इधर भी क्या है, ये जो बी काज है इसके साथ क्या है, इसका टेल मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे कि जब हमने स्केलर प्रोडक्ट हासिल करना है, स्केलर क्वांटिटी हासिल करनी है, तो फिर मैं इस ए के साथ क्या करूंगा, बी का वो कंपोनेंट लूंगा जो इसके साथ प्लेन में हो, जो इसके साथ एक ही फेज में हो इसके साथ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, शाबाश, ए डॉट, ये देखिए बच्चे, ए डॉट बी किसके बराबर हो जाएगा, ए बी का थीटा हो जाएगा। तो ये आपके पास इस लेक्चर का पहला फार्मूला है। कल कितने फार्मूले हो गए थे जी, 14 हो गए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, 15 फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला नंबर 15। तो ये किसके लिए है, जब आप दो वेक्टर आपको दिए, एग्जांपल करेंगे उसकी, एग्जांपल करते हैं उसकी, ठीक है ना। तो इससे आपके पास क्या हो जाएगा, एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। अब ये क्या है हमारे पास, ये मैग्नीट्यूड है बच्चे, ये क्या है, ये आपके पास मैग्नीट्यूड है किसका, आपके पास लेट्स सपोज अगर ये मेरे पास एक सी होगा तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ सी होगा। अब इसके एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल, मेरे पास एक फोर्स है बच्चे 3i प्लस 4j, ये लिख सकता हूं ना, कल बात की थी हमने। ये पोजीशन वेक्टर है, किसका पोजीशन वेक्टर है, फोर्स का है। मतलब ये पोजीशन वेक्टर आपको बता रहा है कि फोर्स किधर लग रही है, एक्स पे 3 यूनिट्स है और वाई पे कितना है, इस तरह 4 यूनिट्स में। समझ तो आ रही है ना। तो ये आपको ये जो पोजीशन वेक्टर होता है, इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन एंड आल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ दैट स्पेसिफाइड वेक्टर। मतलब ये फोर्स उस बॉडी पर किस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, शाबाश, अगर यहां पर आप डिस्प्लेसमेंट, मतलब बॉडी डिस्प्लेस कर रही है, वो हमारे पास है 2i प्लस 5j। तो ये किसका पोजीशन वेक्टर है बच्चे, डिस्प्लेसमेंट का है। तो आपने यहां पर एक ब्लॉक रख दिया, उस पर आपने एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फोर्स लगाई। लेट सपोज ये आपने
फोर्स लगाई, उससे वो बॉडी क्या कर गई, डिस्प्लेस कर गए। तो आपने पढ़ा हुआ है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर्स हैं। तो जब ये दोनों आपके पास सेम प्लेन में एक ही डायरेक्शन में मल्टीप्लाई होंगे तो उसे क्या आ जाएगा बच्चे, एफडी-कॉस। व्हाट मीन बाय एफडी-कॉस? हो सकता है कि ये आपके पास फोर्स क्या हो, इधर लग जाए, हो सकता है ना कंडीशन। तो हमने फिर क्या किया बच्चे कि यहां पर इस फोर्स के जो है ना कंपोनेंट ड्रा कर दिए। ये एफ साइन हो जाएगा, ये आपके पास एफ कॉस हो जाएगा। क्लियर हो रही बात है? तो इसको हम क्या बोलते हैं फिर, वर्क बोलते हैं। तो ये आपके पास फार्मूला नंबर 16 हो। ये किस मकसद के लिए है, वर्क मालूम करने के लिए है। आप इस फार्मूले से भी कर सकते हैं, और ये कब है और ये कब है, शाबाश। ये आपके पास तब है जब दोनों वेक्टर आपके पास पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में दिए गए हों, और ये कब है, जब सिर्फ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में दिया हो। लेकिन मैग्नीट्यूड के फॉर्म फिर वो क्या करेगा, आपको साथ में थीटा भी देगा। लेकिन इस वक्त ये जो आई और जे है ये आपको थीटा बयान कर रहे हैं, ये थीटा आपको समझा रहे हैं। समझ तो आ रही है? ठीक है। तो आपके पास क्या है शाबाश, हम वर्क निकालते हैं। किस चीज से निकालेंगे, एफ डॉट डी से निकालेंगे। तो करो फिर शाबाश। आपके पास 3i प्लस क्या हो जाएगा, 4j डॉट क्या हो जाएगा शाबाश, 2i प्लस 5j हो जाएगा। अब ये जो 3i है ये क्या होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। जे भी क्या होगा बच्चे, दोनों से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। मतलब अगर मैथ के रूल के मुताबिक चले तो ये इधर भी होगा और फिर ये इधर भी होगा, और लेकिन आप कह रहे हैं कि हम आई को जे से मल्टीप्लाई नहीं करते, क्यों? वो कैंसिल इस सेंस में होता है क्योंकि आपके पास एक आइडेंटिटी है कि हमेशा आपके पास आई डॉट आई जो है वो 1 होता है। समझ तो आ रही है ना? ये क्यों? क्योंकि आपके पास आई 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 क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। मतलब आई आई का मतलब दोनों एक ही एक्सिस में है। तो एक ही एक्सिस का मतलब क्या है, कितने का एंगल बन रहा है, 0 है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा। और आपके पास क्या हो जाएगा साहब, यहां पर हम 1 लगा देंगे ना। अब आई का अपना मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। तो आपके पास 1 इंटू 1 हो जाएगा। तो ये 1 मतलब आई डॉट आई आपके पास 1 हुआ करता है। क्योंकि इस वक्त आपके पास मैग्नीट्यूड की फॉर्म में है बच्चे। मैंने यहां पर क्या करना है बच्चे, उसका मैग्नीट्यूड जिस तरह मैंने यहां पर लिया है ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में है, फोर्स का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट का। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। ठीक है। तो हमेशा आपके पास आई डॉट आई 1 होता है, और जे डॉट क्या होता है, जे ये भी आपके पास क्या होता है, 1 होता है। अब इसके बाद हमारे पास के डॉट के भी आपके पास 1 होता है कि नहीं होता है बच्चे। ठीक है। फिर हमारे पास क्या शाबाश, आई डॉट जे आपके पास क्या होता है, 0 होता है। क्योंकि आई डॉट जे का मतलब क्या है, आई इधर है, ये देखिए आई आपके पास इधर है, और वाई क्या है, जे किधर है उसके, वाई डायरेक्शन में है। तो आपके पास आई जे cos 90 क्या होता है, 0 हो जाएगा। ठीक है। तो ये इस सेंस में 0 हो जाता है। फिर आपके पास क्या हो जाएगा, जे डॉट के भी क्या होता है, 0 होता है। और आई आई डॉट के भी आपके पास 0 होता है। समझ आ गई है? गुड। तो आपके पास क्या होगा शाबाश। तो इसलिए फिर हम जब भी दो वेक्टर्स की क्या करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हम सिर्फ आई को आई के साथ कर देते हैं। तो हमारे पास W क्या हो जाएगा शाबाश, 3 2 क्या हो जाएगा 6, और प्लस क्या हो जाएगा 4 5 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 6 + 20 कितना हो जाएगा, 26 यूनिट्स हो जाएगा। मुश्किल तो नहीं हो रही है।
अब इस वक्त मैं वर्क का यहां पर यूनिट नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि वर्क का यूनिट यहां पर जौल भी हो सकता है और अर्ग भी हो सकता है, पता है ना। ठीक है, तो मैं क्योंकि मुझे यहाँ पर जर्नल इंफॉर्मेशन उसने दी थी, मुझे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर की फॉर्म में थे, तो मुझे यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है कि इस वक्त वर्क का आपके पास कौन सा यूनिट आप लगा सकते हैं। कर लेंगे, यह मुश्किल है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं शाबाश, वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट से मुराद यह होता है कि जब दोनों वेक्टर आपके पास क्या होते हैं, इस तरह मल्टीप्लाई हो जाए, मतलब आउट ऑफ फेज मल्टीप्लाई हो जाए। एक आपके पास क्या हो, एक्स में हो, दूसरा वाई में हो। बात क्लियर हो गई है। तो इसको हम कैसे समझेंगे शाबाश, कि आपके पास ये है बच्चे ए, और ये इस वक्त क्या है बच्चे आपके पास, बी है। तो क्या होगा शाबाश, ए इंटू क्या हो जाएगा शाबाश, बी हो जाएगा। तो इससे कौन सी क्वांटिटी आएगी बच्चे, सी आएगी। मतलब सी हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि फिर मुझे यहां पर ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है। तो यहां हम क्या लगा देते हैं, क्रॉस, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चे, क्रॉस प्रोडक्ट भी इसको कहा जाता है। अब सवाल ये है कि आपके पास ये x है, ये हमारे पास y है, a इधर है, b इधर है। तो जो c है ये भी वेक्टर क्वांटिटी, इसकी भी कोई डायरेक्शन होगी ना। तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों के साथ परपेंडिकुलर आएगी। नहीं क्लियर हो रहा है, या तो ऊपर की तरफ होगी या तो, अब कब ऊपर होगी कब नीचे होगी। अगर ये ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये आपके पास ए है, ये बी है, तो फिर सी किधर होगा, हमेशा जो सी होगा ना बच्चे, वो इन दोनों से जो प्लेन बन रहा है, ये प्लेन बन रहा है ना। देखो प्लेन से मुराद क्या है, लंबाई जर पे चौड़ाई से एक प्लेन, ये कोई यहां पर एक प्लॉट बन रहा है, यहां पर एक जमीन का टुकड़ा बन रहा है, तो उस प्लेन के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, किसकी, जो रिजल्टेंट होगा, जो सी होगा। क्लियर हो गई बात। तो हम क्या कहेंगे शाबाश, कि अगर लेट सपोज ये आपके पास क्या है, ए है, और इधर बी ने क्या किया हुआ है, कुछ एंगल ले लिया, जिस तरह हमने यहां पर केस लिया था स्केलर प्रोडक्ट में। तो यहां पर क्या होगा, इस वक्त ना स्केलर आ सकता है ना वेक्टर आ सकता है। हम यहां पर क्या करेंगे, इसको पहले कंपोनेंट्स में इसको स्प्लिट करेंगे। तो ये जब स्प्लिट होगा तो क्या बनेगा, एक ये कंपोनेंट बन जाएगा बच्चे, बी साइन बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, बी काज बन जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इस ए के साथ बी का वो कंपोनेंट लूंगा जो इसके साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे शाबाश, ये हो जाएगा ए इंटू क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा हो जाएगा, जिससे आपके पास सी आ जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला नंबर 17 हो जाएगा। ये क्या बता रहा है, ये आपको क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड दे रहा है। मतलब मैं इसको अगर ऐसे लिखूं, ए क्रॉस बी, तो आप ए क्रॉस बी को इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। समझ तो आ रही है ना। ठीक है, लेकिन इस वक्त कुछ गलती है, शाबाश, कौन बताएगा गलती, शाबाश, गलती कौन बताएगा जी। देखो इधर एक वेक्टर क्वांटिटी है, इधर डायरेक्शन नहीं है, तो मैं यहां पर ये लगा दूंगा। क्या मतलब है इसका, मॉडुलस ले लिया, मैग्नीट्यूड ले लिया है। मतलब ये जो क्वांटिटी आपको नजर आ रही है ना, ए बी साइन थीटा बच्चे, ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है, ये ए क्रॉस बी का मॉडुलस ले लिया है आपने। अगर आप क्या करते हैं, ए क्रॉस बी को इस तरह लिखते भी हैं, ए बी साइन थीटा के साथ, फिर यहां पर आप क्या करेंगे, एक यूनिट वेक्टर लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चे, यूनिट वेक्टर लगाएंगे, या इसको बोलते हैं नॉर्मल वेक्टर। व्हाट मीन बाय नॉर्मल वेक्टर,
गुड, शाबाश। मतलब जो प्लेन बन रहा है, ये देखिए ए और बी है, जो प्लेन बन रहा है उस प्लेन के साथ बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। जो किसको बयान करेगा? जो सी की डायरेक्शन बयान करेगा। मतलब इस वक्त देखें बच्चे, ये क्या है शाबाश? अच्छा, ये मैग्नीट्यूड है। हमने कल भी किया था। लेट सपोज ये अगर आपके पास क्या है, सी है, तो ये आपके पास क्या है, सी है, और ये आपके पास सी यूनिट वेक्टर है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो किसी भी वेक्टर की जो जर्नल फॉर्म होती है वो पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड विद इट्स यूनिट वेक्टर है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड फॉर्म है, और ये आपके पास क्या है, उसका डायरेक्शन है, ये उसका नॉर्मल वेक्टर है। बात क्लियर हो गई है? गुड शाबाश। अब सवाल ये है कि अगर हम ये ए ले लेते हैं और ये क्या कर लेते हैं, बी कर लेते हैं, तो इससे आपके पास क्या होगा, इस तरह का एक प्लेन बनेगा ना। मतलब आपके पास ए क्रॉस बी आ जाएगा ना, जिससे आपके पास क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा। अब सी की आपने क्या करनी है, डायरेक्शन डिफाइन करनी है। मतलब ये है कि आपके पास ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। अब सी ऊपर होगा या नीचे होगा, तो इसके लिए एक स्क्रू रूल है, या इसको बोलते हैं राइट हैंड रूल। आपके पास ए क्रॉस बी है या बी क्रॉस ए है। अगर ए क्रॉस बी है बच्चे, तो आप अपना राइट हैंड किस पर रखो, ए के ऊपर रखो, किधर घुमाओ, बी की तरफ घुमाओ, तो आपका जो थंब है ये किसको बयान करेगा, ये सी की डायरेक्शन बयान करेगा। समझ आ रही है? मीन्स द डायरेक्शन ऑफ सी कैन डिटरमिन बाय द राइट हैंड रूल। समझ बात क्या आ रही है? तो आपने राइट रूल किस तरह रखना है, आपने पहले वेक्टर के ऊपर रख देना है। पहला वेक्टर इधर है ए, तो ए पर रख देना है, किधर घुमाना है, सेकेंड की तरफ घुमाना है। देन द थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ सी। अगर आपके पास क्या है बच्चे, बी क्रॉस ए है, सुने जरा, बी क्रॉस ए है, ये बी क्रॉस ए है, तो क्या मतलब होगा उसका बच्चे? मतलब आपके पास बी क्रॉस ए है, बी से किधर जा रहा है, ए की तरफ जा रहा है, तो इस वक्त डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर हो रही है? ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस वक्त इसको माइनस सी की फॉर्म में लिखेंगे। मतलब ये है कि आप इसको जो है ना, आप प्रॉपर जो है डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि आप ए, जिस तरह हम कहते नहीं है ना कि 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2, सेम आंसर आता है ना। लेकिन आप कभी भी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते हैं। मतलब वेक्टर की जो आपके पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, समझ आ रही है ना, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करती है। मतलब कभी भी ए क्रॉस बी जो है बी क्रॉस ए के बराबर नहीं आएगा। हमेशा डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट आएगा। मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगी उसकी, अपोजिट होगी। समझ तो आ गई ये बात की नहीं आई है? ठीक है, अब सवाल ये है कि अगर मेरे पास क्या है शाबाश, ए दे दिया है 2i प्लस, ये बड़ी इंटरेस्टिंग की बात है, और एक बी आपको दे दिया है 4i माइनस 5j। अब पता चलेगा, आपको कहता है कि ए क्रॉस बी मालूम करो, कैसे करोगे? शाबाश जी, ए डॉट बी तो आसान था ना, वो कैसे किया था, आई को आई के साथ कर लेते, जे को जे के साथ कर लेते, अगर के भी तो फिर के को के के साथ कर लेते हैं, दे सकता है ना। लेकिन इस वक्त कैसे करेंगे शाबाश, 2i प्लस 3j क्रॉस 4i माइनस 5j। इसके लिए रूल बड़ा इंटरेस्टिंग है।
मैट्रिक्स पढ़े थे आप लोगों ने 9th क्लास में, दोबारा याद आ जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर 3x3 वाला मैट्रिक्स लेंगे। किस वाला लेंगे बच्चे? 3x3 वाला मैट्रिक्स लेना है। इसमें 3 रोज होंगे ना, तो पहले रो में आपने क्या करना है, आई जे के लिखना है। दूसरे रो में क्या करना है आपने, ए के आपने मैग्नीट्यूड लेने, मतलब ये 2 3 और यहां क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ आ रही है? देखो इसका तो के नहीं है ना, अगर के होते तो मैं के लगा देता इस पर। समझ नहीं आ रही? और तीसरे रो में क्या करोगे, 4 -5 और यहां पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई में क्या करेंगे शाबाश, आई लिखना है ना बच्चे, आई है, आई लिखना है, तो आई के लिए क्या हो जाएगा, आई जिस रो में है उसको भी खत्म कर दो और जिस कॉलम में उसको भी खत्म कर दो, पीछे क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 3 0 क्या हो जाएगा, और तो 0 -0 है। उल्टे में जरा मालूम करते हैं, फिर दरमियान में क्या लगा दोगे, -j, पहले के साथ प्लस, दूसरे के साथ क्या करोगे, माइनस करोगे। ठीक है बच्चे, फिर क्या है, जे जिस रो में उसको भी खत्म कर दो और उस कॉलम को भी, तो इसको इससे 0 और ये 0, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 -0। फिर क्या कर दोगे शाबाश, के हो जाएगा ना। अब के जिस रो में उसको भी खत्म कर दो, कॉलम को भी खत्म करो, तो क्या हो जाएगा, -10 -12। समझ नहीं आ रही आप, जी वो फार्मूले के बच्चे माइनस होता है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना और दरमियान इसको क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 4 12, तो ये क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 आई है, -0 जे हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -22 के हो जाएगा। मतलब इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कुछ बात क्लियर हो गई है? ये आ सकता है एमसीक्यूज में आपके पास, फिर गिले शिकवे नहीं करने क्या जी। हाँ जी जी जी, ये फार्मूले का माइनस है, मतलब पहले से प्लस माइनस प्लस। समझ आ गई है? ठीक है, तो कर लोगे इसको कि नहीं कर लोगे? ठीक है, तो ये आपके पास इस अंदाज में था। इसकी जो एग्जांपल है हमारे पास, वो क्या है आपके पास, तार, और भी बहुत सारे, हमें जितनी भी टर्निंग वाली चीजें हैं ना, वो सारी आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपल है। चाहे एंगुलर मोमेंटम है, चाहे एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये सारी क्या आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपल है। ठीक है, और इनको बोलते हैं पोलर वेक्टर। क्या बोलते हैं? मतलब ये आपके पास हमेशा क्या करते हैं, एंगल से ही हासिल होते हैं, मतलब वो रोटेशन से ही आपको मिलते हैं। ये क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, आपको जो रिजल्ट मिलता है वो हमेशा सर्कुलेशन वो बॉडी कर रही होती है। तो जितनी भी एंगुलर क्वांटिटीज है ना, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर वो क्या कहते हैं, फोर्स को हम टार्क बोलते हैं, ये सारी हमारे पास क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, पढ़ा हुआ एफएससी के अंदर आपने, तो क्या होगा हमारे पास, आर क्रॉस एफ, तो आर क्रॉस एफ से क्या हो जाएगा, आपके पास टार्क आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर आपके पास ये आर है और ये आपके पास क्या है, फोर्स है, अगर आर क्रॉस एफ है, देखते जाए बच्चे, हमारे पास क्या है, ये एक नट है ना बच्चे, नट नट देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, ये नट आपके पास मौजूद है। अगर आपके पास ये आर है, ये इधर लग रहा है, मैं थोड़ा बड़ा करके बता देता हूं, ये आर है और आप इस पर फोर्स क्या कर रहे हैं, ऐसे लगा रहे हैं ना, ये देखिए, ये ऐसे लगा रहे हैं, तो नट किधर जाएगा, देखो ना, ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा। मतलब टार्क की डेफिनेशन क्या है, टर्निंग इफेक्ट है ड्यू टू फोर्स, पढ़ा फर्स्ट ईयर में आपने। ठीक है, तो आपके पास अगर ये होता ना आर क्रॉस एफ, फिर तो ये आपको पॉजिटिव टार्क दे रहा है, ऊपर की तरफ दे रहा है ना।
लेकिन बच्चे अगर आपके पास एफ क्रॉस आर हो जाता, ये ऐसे हो जाता, तो नट किधर जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, तो इस वक्त आपके पास नेगेटिव टॉर्क की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर जो है ये टॉपिक आपके वाइंड अप हो जाते हैं। ठीक है, इस पर फिर इंशाल्लाह कल एग्जांपल और जो एमसीक्यूज है वो प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।